नमस्कार। आज हम शुक्र की दंड और न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दंड का अर्थ और महत्व। प्राचीन भारतीय परंपरा में दंड शब्द के अनेक अर्थ हैं। शुक्र नीति के अनुसार दम को दंड कहते हैं और राजा इसका नियंत्रक होने के कारण उसे राजा को भी दंड कहते हैं। यहाँ शुक्र ने दंड के दो अर्थ बताए हैं। पहला है दंड राजा की प्रभुत्व शक्ति है जिसके द्वारा वह प्रजा का पालन तथा दुष्टों का दमन करता है। दूसरा है राजा दंड का नियंत्रण करने से दंड का साक्षात एक मूर्त रूप है, अतः दंड का अर्थ राजा भी है। दंड का अर्थ है दम एवं राजा दोनों ही लगाया जाता है। शुक्र ने दंड के अग्रलिखित तीन अर्थों को स्वीकारा है। पहला है सेना, दूसरा है युद्ध और तीसरा है न्याय व्यवस्था या व्यवहार। शुक्र ने दंड का महत्व बताते हुए कहा है कि दंड भय से प्रजा धर्माचरण करती है, शक्तिशाली निर्भर पर आक्रमण नहीं करता है, व्यक्ति असत्य भाषण नहीं करता है, क्रूर पुरुष भी उदार हो जाता है, दुष्ट दुष्टता को छोड़ देता है, पशु तक वश में हो जाते हैं, दस्यु या डाकू भाग जाते हैं, चुगलखोर गूंगे हो जाते हैं और आतताई भयभीत हो जाते हैं, कर की चोरी करने वाले कर देने लगते हैं और अन्य ऐसे दुष्ट भी भयभीत हो जाते हैं। वास्तव में दंड व्यक्तियों को बुरे आचरण या असत आचरण से मुक्ति दिलाता है। राजा की दंडयुक्त नीति सभी कार्यों की सिद्धि कराती है और दंड धर्मों का परम रक्षक है। राज व्यवस्था के संदर्भ में दंड का नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव एवं महत्व दिखाई पड़ता है। दंड राज व्यवस्था की दृष्टि से दुष्ट पुरुषों का दमन करता है और इस प्रकार राज्य की समृद्धि में मदद देता है। दंड के प्रकार। शुक्र ने मनु व याज्ञवल्क्य की तरह ही न्याय व्यवस्था या न्यायिक प्रशासन अथवा अपराध के उन्मूलन के संदर्भ में दंड के अग्रलिखित चार प्रकार स्वीकारे हैं: वाग्दंड, दिग्दंड, अर्धदंड तथा शरीर दंड। शुक्र के अनुसार केवल उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष को वाग्दंड तथा दिग्दंड दिया जाना उचित है। अधम पुरुष पर इन दंडों का कोई सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः अधम पुरुष को ये दंड नहीं दिए जाने चाहिए। शुक्र ने अर्थदंड के रूप में प्रथम साहस दंड, मध्यम साहस दंड दंड तथा अधम साहस दंड नामक दो दंडों का उल्लेख किया है। शुक्र ने शारीरिक दंड के अंतर्गत ताड़ना, निम्न श्रेणी की कठोरता, देश निकाला या निर्वासन, शरीर दागना, सड़कों की सफाई व मरम्मत कराना, दासकर्म कराना, कारावास आदि को शामिल किया गया। कहीं कहीं शुक्र ने अंग भंग करना, बुरे ढंग से सिर मुंडवाना, गधे पर चढ़ाना आदि शरीर दंडों के बारे में भी उल्लेख किया है। अपराध और दंड। शुक्र ने अपराध और दंड का पारस्परिक संबंध स्वीकारा है और उन्हें निम्नलिखित रूप से विस्तृत किया है। पहला है निरपराधी अदंडनीय होता है। शुक्र का मत है कि निरपराधी सदैव अदंडनीय होता है, अतः उसे दंडित करना भी सभी प्रकार से अनुचित है और इसे शुक्र ने त्यागने योग्य धर्म कहा है। अपराधी सदैव दंडनीय होता है। अपराध करने पर सभी दंडनीय होते हैं, चाहे उनका पद व स्थिति कुछ भी हो। अपराध करने पर सभी कर्मचारी, मंत्री, न्यायाधीश व न्याय सभा के सदस्य भी दंडनीय होते हैं। तीसरा है अपराध के अनुसार दंड की मात्रा। शुक्र कहते हैं कि किसी भी अपराधी को मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जब राजा अपराधी को शास्त्र के अनुसार दंड देता है तो यह फलदायक होता है। शुक्र का मत है कि जो राजा निरपराधी को दंड देता है, अपराधी को दंड नहीं देता है अथवा दंड की तुलना में बहुत कठोर दंड देता है तो उसका पतन हो जाता है। नेक्स्ट है दंड में उदारता का भाव आवश्यक है। शुक्र का मत है कि राजा को दंड देने में अत्यधिक कठोर नहीं होना चाहिए, अपितु उसे क्षमावान होकर सावधानी पूर्वक दंड देना चाहिए। शुक्र कहते हैं कि राजा को हृदय में कोमल होकर ऊपर से कठोर बनकर प्रजा को दंडित करना चाहिए। छठा है विषमतावादी व समतावादी दंड प्रणाली। शुक्र ने एक ही प्रकार के अपराध के लिए विभिन्न वर्गीय पुरुषों के लिए विभिन्न प्रकार के साहस या दंडों की व्यवस्था स्वीकारी है। दंड प्रणाली के विषमतावादी पक्ष को प्रकट करते हुए कहते हैं कि शुक्र ने ऐसे अपराधों का उल्लेख किया है जिनमें दंड की व्यवस्था अपराधी या व्यक्ति की श्रेणी के अनुसार नहीं बताई गई है, अपितु सभी श्रेणी के पुरुषों को समान रूप से दंडित करने की बात दिखाई देती है। इस प्रकार के प्रमुख अपराध है राजआज्ञा द्वारा घोषित कानूनों का उल्लंघन, राजद्रोह, अधर्म, मित्र गुरु अथवा आतताई पुरुष तथा नीच कर्म करने वाले सभी व्यक्ति। मनु की तुलना में शुक्र की दंड व्यवस्था में विषमतावादी पक्ष अधिक दिखाई पड़ते हैं।
आधुनिक दंड सिद्धांत की दृष्टि से कहा जा सकता है कि शुक्र ने प्रतिकारात्मक दंड सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अवरोधक दंड सिद्धांत, निरोधक दंड सिद्धांत तथा सुधारात्मक दंड सिद्धांत को अवश्य स्वीकार किया है। आइए अब हम देखते हैं शुक्र की न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली। सबसे पहला है न्याय कार्य का महत्व। शुक्र ने न्याय कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए राजा के 8 प्रधान कर्तव्यों में दुष्ट निग्रह की गिनती की है। शुक्र के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया या व्यवहार ऐसा साधन है जिसकी मदद से सत्य एवं असत्य, कानूनी व गैर कानूनी कार्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह न्यायिक प्रक्रिया प्रजा को धर्म पालन में मदद देती है और प्रजा के हितों की सिद्धि कराती है। राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वह व्यवहारों या मुकदमों का भली प्रकार से निर्णय करे और इस बारे में सत्तापूर्वक प्रजाजन से अपने आदेशों या निर्णयों का पालन कराए। दूसरा है न्यायालयों का संगठन व क्षेत्राधिकार। शुक्र नीति सार में कुल 6 प्रकार के न्यायालय स्वीकारे गए हैं। क्षेत्राधिकार की दृष्टि से निम्नस्थ न्यायालय से उच्चतम न्यायालय का क्रम इस प्रकार है: पहला कुल, दूसरा श्रेणी, तीसरा गण, चौथा सभ्य, पांचवा अध्यक्ष और छठा सभा। कुल इनमें सबसे निम्न न्यायालय और सभा सर्वोच्च व अंतिम न्यायालय है। सभा, न्याय सभा, धर्मस्थान या धर्माधिकरण। शुक्र ने राज्य के केंद्रीय न्यायालय को सभा अथवा न्याय सभा कहा है। इसे धर्मस्थान या धर्माधिकरण भी कहा गया है। यह राज्य का सर्वोच्च व अंतिम न्यायालय है। शुक्र ने धर्माधिकरण सभा का अर्थ बताते हुए कहा है कि वह स्थान जहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र की विवेचना की जाती है धर्माधिकरण कहलाता है। इसका सरल अर्थ है कि सभा ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति के लौकिक आचरण व हितों की जांच स्मृति आदि धर्मशास्त्र या विधि या कानून के अनुसार की जाती है। सभा के न्याय व्यवस्था हेतु साधन। शुक्र ने ऐसे 10 साधनों का उल्लेख किया है जिनकी मदद से सभा न्याय कार्य को भलीभांति करने में समर्थ होती है। ये 10 साधन है: राजा, सभ्य, स्मृति, लेखपाल, लेखक, स्वर्ण, अग्नि, जल, अधिकारी तथा राजपुरुष। राजा सभा की अध्यक्षता करता है और सभ्य या सदस्य प्रस्तुत विवाद की परीक्षा करते हैं। स्मृतियाँ विभिन्न नियमों को बताती है। लेखपाल विवाद से संबंधित धन की गिनती करता है। लेखक न्याय के लेखन का कार्य करता है। स्वर्ण व अग्नि शपथ लेने के लिए होते हैं। जल अशांत व व्याकुल जन को शांति देने के लिए होता है और अधिकारी सभा के निर्णय की घोषणा करता है। सभा के सदस्यों की योग्यताएं। शुक्र के अनुसार सभा के प्रथम स्थान राजा का होता है, जो सभा का सभापतित्व या शासन करता है। राजा सभा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, जिसे शुक्र ने प्राग विभाग कहा है, जो सभा के अलावा मंत्रिपरिषद का भी सदस्य होता है। प्राग विभाग को शास्त्रोक्त आचार तथा लोक में प्रचलित आचार का ज्ञात होना चाहिए। वह सभ्यों की मदद से सभा में मुकदमों की सुनवाई करता है तथा इस बारे में अपने निर्णय से राजा को सूचित करता है। शुक्र ने प्या विभाग के पद के लिए प्रथम वरीयता योग्य ब्राह्मण को, उसके अभाव में द्वितीय वरीयता योग्य क्षत्रिय को तथा उसके अभाव में तृतीय वरीयता योग्य वैश्य को दी है, किंतु इस पद के लिए शूद्र की नीति का निर्देश किया है। शुक्र ने सभ्यों अर्थात सभा के न्यायिक सदस्यों, सभा सदस्यों की योग्यता पर भी विचार किया है। उन्होंने सर्वोत्तम सभ्य का लक्षण बताते हुए कहा है कि वे धर्मयुक्त वचनों को प्राविभाग, अन्य सभों, लेखक, वादी व प्रतिवादी, उपस्थित समूह आदि सभी को संतुष्ट करता है। अंबिका प्रसाद कहते हैं कि सभासदों के संबंध में एक बात मार्के की कही गई है कि वह यह है कि जिन लोगों का विवाद हो उन्हीं के सम व्यवसायी हम पेशे ही सभासद बनाए जाएं, जैसे किसानों के विवाद में किसान, कारुशिल्पियों के विवाद में कारुशिल्पी, सूद लेने के वालों के विवाद में कुशितजीवी, क्योंकि संप्रदाय वाले ही अपने संप्रदाय के नियमों के विषय में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है उनकी न्यायिक प्रक्रिया। व्यवहार का अर्थ। शुक्र के अनुसार व्यवहार ऐसा साधन है जिसकी मदद से सत्य एवं असत्य, कानूनी व गैर कानूनी कार्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा व्यवहार प्रजाजन को धर्म कानून के पालन में मदद देता है तथा हितों की सिद्धि करता है। सरल शब्दों में व्यवहार का अर्थ है न्यायालय में चलने वाले मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया। व्यवहार के चरण। शुक्र के अनुसार किसी मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया के 4 तत्व हो सकते हैं: पूर्व पक्ष, प्रतिपक्ष, क्रिया तथा निर्णय। किसी मुकदमे की शुरुआत पूर्व पक्षवादी के लिखित या मौखिक बयान से होती है। न्यायालयवादी से प्राथमिक प्रकार की पूछताछ करके तथ्य से संतुष्ट होता है और वास्तव में कोई मुकदमा बनता है या नहीं यह देखता है।
यदि मुकदमा बनता है तो न्यायालय संबंध द्वारा प्रतिपक्ष प्रतिवादी को न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस प्रकार मुकदमे का द्वितीय चरण प्रतिपक्ष होता है। अब न्यायालय वादी व प्रतिवादी दोनों से प्रश्न व प्रतिप्रश्न करता है। यदि न्यायालय यह अनुभव करता है कि वास्तव में कानून की दृष्टि से कोई मुकदमा बनता है तो मुकदमा अपने तृतीय चरण अर्थात क्रियापाद में प्रवेश करता है, अन्यथा उसे द्वितीय चरण में ही समाप्त कर दिया जाता है। मुकदमे का अंतिम पाद यह निर्णय है कि इस तक पहुंचने में क्रिया नामक तीसरा पद बहुत सहायक होता है। क्रियापाद के अंतर्गत मुकदमे में प्रस्तुत विभिन्न प्रमाणों की कड़ी की जांच की जाती है और मुकदमे में निहित सत्य व असत्य की जानकारी प्राप्त की जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण हैं: मानुष प्रमाण, दैवीय प्रमाण, पुनः मानुष प्रमाण, लिखित, भोग, मौखिक प्रमाण आदि। शुक्र ने दैवीय प्रमाण को मानुष प्रमाण की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना है और इसलिए किसी भी प्रकार के मानुष प्रमाण के अभाव में ही दैवीय प्रमाण को उचित माना है। शुक्र ने दैवीय प्रमाण के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जैसे अग्नि दिव्य परीक्षा, विष दिव्य परीक्षा, जल दिव्य परीक्षा, पट या तुला दिव्य परीक्षा, धर्मदम दिव्य परीक्षा, तांडुल चाव्य दिव्य परीक्षा आदि। व्यवहार अर्थात मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया का चौथा और अंतिम चरण निर्णय पाद है। वस्तुतः निर्णय प्रक्रिया पाद के निष्कर्षों पर आधारित होती है और इस प्रकार के निर्णय को क्रियापाद का फल कहा जाता है। शुक्र के अनुसार 6 प्रकार के निर्णय बताएं और इससे यह प्रकट होता है कि निर्णय किस आधार पर लिया जाता है। पहला प्रमाण, दूसरा हेतु तर्क सिद्धि, सदाचार, शपथ, राजा की आज्ञा और वादी की सहमति। शुक्र के अनुसार निर्णय की घोषणा के साथ ही विजेता पक्ष को जयपत्र दिया जाना चाहिए। उन्होंने जयपत्र को एक कानूनी आलेख या दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। शुक्र ने मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें कही। न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई वादी व प्रतिवादी दोनों की उपस्थिति में होनी चाहिए। लेखक द्वारा वादी व प्रतिवादी दोनों के ही बयानों को सत्य रूप में लिखा जाना चाहिए, अर्थात बयानों के लेखन में छल या हेराफेरी नहीं की जानी चाहिए। पहले वादी से और उसके बाद प्रतिवादी से प्रश्न किए जाने चाहिए तथा निर्णय करने में सभासदों या जूरी की राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। शुक्र नीति सार की न्यायिक प्रक्रिया के विवरण में ऐसे अनेक तत्व दिखाई पड़ते हैं जिनका उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। जैसे शुक्र ने निर्णय की त्रुटि की समाप्ति के लिए अपील अर्थात पुनः न्याय करने की प्रार्थना को स्वीकारा है। निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। शुक्र ने सभा के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार या रिव्यू की व्यवस्था स्वीकारी है। राजा द्वारा सभा के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाता है। शुक्र ने प्रतिवादी को न्यायालय में बुलाने के लिए सम्मन या राज मुद्रा युक्त आह्वान पत्र की व्यवस्था स्वीकारी है और इसकी उपेक्षा को दंडनीय अपराध माना है। शुक्र ने जमानत या प्रतिभूति की व्यवस्था का उल्लेख किया है। प्रतिवादी का जमानतदार उसकी उपस्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। शुक्र नीति सार ने आसेद या डिटेक्शन की व्यवस्था को भी स्वीकारा है। शुक्र ने व्यक्ति के संदर्भ में आसेद का उल्लेख किया है। छठाई, शुक्र ने कुछ विवादों में वादी अथवा प्रतिवादी को अपना प्रतिनिधि, पिता, पुत्र, भाई आदि नियुक्त करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा उन्होंने वादी अथवा प्रतिवादी को अपना नियोगी वकील नियुक्त करने का भी अधिकार दिया है। शुक्र के अनुसार नियोगी को धर्म कानून का ज्ञाता होना चाहिए और उसे नियम अनुसार ही अपनी शुल्क या फीस लेना चाहिए। थैंक यू।